आपको स्टैंडर्ड 12th में 10 मार्क्स का जो होता है बच्चों निबंध आता है। अब 10 मार्क्स को निबंध को लिखने के लिए हमको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है निबंध। तो आपको निबंध जो लिखना है कम से कम 3 पेज के लिखने हैं और लिखने का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विषय है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आपको ये टॉपिक आ गया, आपने डाला, नए पेज से आपने स्टार्ट किया, राइट। अब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, सबसे पहले आपने रूपरेखा, ठीक है, एक लाइन हो गया विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, सेकंड लाइन रूपरेखा। तो पहली हेडिंग क्या होती है बच्चों निबंध की, बोलिए आप लोग, प्रस्तावना। वेरी गुड। पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। निबंध कोई भी हो, पहली जो हेडिंग होती है प्रस्तावना मतलब उसका इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट की हेडिंग होती है उपसंहार। और अदर जो हेडिंग होगा वो आपका एक्चुअली एसएल हिंदी है। आपका एसएल हिंदी में सभी हेडिंग दी रहती है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग है, पहला हेडिंग आपने प्रस्तावना, देखिए एक लाइन हो गया, 2 लाइन, 3। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए कि अनुशासन क्यों जरूरी है। अनुशासन विद्यार्थी क्यों जरूरी है, अनुशासन क्यों जरूरी है, राइट। तीसरी हेडिंग डालिए आप व्यक्तिगत विकास के लिए। किसके लिए बच्चों, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के लिए आपका देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, आपका देखिए लाइन भरता जा रहा है। अब आपको जैसे लिख दिया अनुशासन क्यों जरूरी है, आप उस लाइन को छोड़िए, फिर आइए नंबर 3 पर। आप सबसे पहले आपको हेडिंग को लिख देना। जब आप हेडिंग लिखे रहेंगे तब आप जब सेकंड पेज पर चलेंगे, मान लीजिए भूल भी गए तो तुरंत आप देख लेंगे कि मैंने हेडिंग क्या डाला है, राइट। इसलिए मैंने रूपरेखा डाल दिया। ओके, अनुशासन क्यों जरूरी है, व्यक्तिगत विकास, ठीक है। व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज के विकास के लिए भाई अनुशासन बहुत जरूरी। आत्मविश्वास के लिए, हमारा अनुशासन से बच्चों आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास के लिए, ठीक है, आप डाल दीजिए अनुशासित क्यों नहीं है लोग, विद्यार्थी जो है अनुशासित क्यों नहीं है। यहां डाल दिया अनुशासन के जगह अनुशासित। अनुशासित के कारण क्या है, अनुशासित के कारण, अनुशासित के कारण ऐसा हेडिंग डालने के बाद इसके बारे में अभी मैं पैटर्न बताती हूँ, वही लिखना। और लास्ट की हेडिंग उपसंहार। लास्ट की हेडिंग क्या डाल दिया बच्चों, उपसंहार। आपको देखो 1 लाइन, 2, 3, 4, आपको देखो अच्छा भी लग रहा है लिखने में, राइट, और आपका पेज भी भर रहा है। अब इतना जब हेडिंग आपने डाल दिया बच्चों, तो आप फिर पहली हेडिंग यहाँ पर आप डालेंगे प्रस्तावना। क्या डालेंगे बच्चों, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना ऐसा हेडिंग डालकर फिर यहाँ पर लिखना चालू करना है। इससे अपना क्या होगा, 6-7 लाइन आपका भर जाएगा। और एसएल हिंदी में जो होता है, सामान्य हिंदी में आपको सारी हेडिंग डाली रहेगी। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व आएगा ना, पेपर में हेडिंग डाली रहेगी, सिर्फ आपको ज्वाइन करना रहेगा प्रस्तावना एंड उपसंहार। तो जब आप इतना लिख देंगे आपका आधा पेज भी भर जाएगा, राइट। अब फिर आप यहाँ प्रस्तावना लिखेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा, टॉपिक लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप क्या लिखना है, देखो बच्चों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। जो अनुशासित नहीं रहेगा वो खुद का विकास, व्यक्तिगत विकास बच्चों कभी नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी जीवन में अगर वो जो है अनुशासित नहीं रहेगा बच्चा, वो खुद का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको अनुशासित होना बच्चों बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से पिता जो होता है एक आधार होता है, उसी प्रकार से बच्चों अनुशासन भी विद्यार्थी के लिए एक आधार है, जीवन का एक आधार है। अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो आपका जो भी लक्ष्य है उसको आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो जो हेडिंग लिखा है सब आपने प्रस्तावना में लिख दिया। अनुशासन क्यों जरूरी है, अनुशासन इसलिए जरूरी है, अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, उद्देश्य है, वो हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। इसलिए हमको अनुशासित होना बच्चों बहुत ही जरूरी है। जबरदस्ती किसी को अनुशासित बच्चों कभी नहीं किया जा सकता। आप सोचिए आपको मार के डर से आप अनुशासित हो जाइए, कभी नहीं हो पाएंगे। अनुशासित होने के लिए खुद
आपको होना पड़ेगा। अनुशासन में रहने से बच्चों आपका जो है सर्वांगीण विकास होगा एंड आपका बच्चों आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास। तो अनुशासन बच्चों हमें बहुत जरूरी है। जब आपका व्यक्तिगत विकास होगा, जब आप अपना अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे अनुशासन में रहकर, तो आप समाज का भी विकास कर लेंगे, समाज को भी आप सुधार सकते हैं। और अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो बच्चों आपको ये सब परेशानियां रहेंगी। अनुशासन बच्चों रेल के वो पटरी के समान है जो इस पर रेलगाड़ी चलती है, वो सही दिशा निर्धारित करती है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन में बच्चों सही दिशा निर्धारित करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, व्यक्तिगत विकास और समाज का विकास करता है। एवं अनुशासन इसलिए हमको जरूरी है, हमको मान सम्मान देता है। अनुशासन में रहकर बच्चों हम अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी हमको बच्चों परख होती है। शिक्षा के साथ साथ हमको जो है बच्चों अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो हमको विद्यार्थी जीवन में जो बच्चा अनुशासित नहीं रहेगा वो अपने लक्ष्य को बच्चों कभी निर्धारित नहीं कर पाएगा। सभी लोग बच्चों सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको जो है परिश्रम करना पड़ेगा। कि आज सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने लगे क्योंकि वो अनुशासन में रहे, उन्होंने परिश्रम किया। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आप एक समाज का काफी अच्छा विकास कर लेंगे, खुद सुधर जाएंगे, घर परिवार को सुधार देंगे एंड अपने समाज को भी आप सुधार सकते हैं। आपके साथ गलत क्या कर रहा है, कौन सही क्या कर रहा है, इसकी भी आपको बच्चों परख हो जाएगी। आपको जो टीचर्स होता है, जो भी विद्यालय में गुरु होता है, शिक्षक बताता है बच्चों शिक्षा के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है, आपको सही दिशा निर्देशित करता है। अब अनुशासित में बच्चे क्यों नहीं रहते? अनुशासित नहीं होने के कारण क्या है बच्चों? अनुशासित नहीं होने के कारण ये है कि जो भी विद्यालय में जब टीचर्स अभिभावक से कंप्लेन करता है, बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं अपने बच्चों की बात को मानते हैं, विद्यालय के टीचर्स की बात को नहीं मानते, वो अपने बच्चों की गलतियों को नहीं देते। इसलिए बच्चों आज के जमाने बहुत सारे बच्चे अनुशासित हो जा रहे हैं कि अभिभावक की कमियों के कारण अभिभावक जो होते हैं बच्चों को अनुशासन में रहना नहीं सिखाते। जैसे बोला शिक्षा जो होता है विद्यालय से मिलता है, संस्कार आपके घर से मिलता है। तो बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं वो अपने बच्चों की गलतियों को मानते नहीं, इसलिए बच्चा जो है अनुशासन में रहता नहीं है। सबसे मेन कारण है बच्चों अभिभावक का अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर कर देना, अपने बच्चों की गलतियों को नहीं मानना। ये अनुशासन का वही कारण है, अनुशासित होने का कारण। तो आपको बच्चों अनुशासन अगर आप रहेंगे तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे, अपना विकास करेंगे, समाज का विकास निर्धारित करेंगे, सर्वांगीण विकास होगा एंड समाज में आपके साथ गलत कौन कर रहा है, सही क्या कर रहा है, इसकी आपको बच्चों परख मिलेगी। आप उस उपसंहार में लिख देंगे, आप कोई कोई कोट्स लिख देंगे, जैसे न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। बच्चों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों जो होता है अनुशासन हमारा रेलगाड़ी के वो लाइन के समान है जिसपे रेलगाड़ियां चलती हैं सीधी, उसी प्रकार से बच्चों जो हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो हमें एक सही दिशा निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हमारा अनुशासन में होना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे प्रस्तावना का हेडिंग लिखेंगे, आपका 2-4 लाइन बढ़ जाएगा, फिर आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे कि अनुशासन का भाई क्यों जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने एम को निर्धारित करने के लिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए अनुशासन बच्चों बहुत जरूरी। जो लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे, जो बात नहीं मानेंगे, वो लोग कभी भी न तो खुद डेवलप हो पाएंगे न तो समाज का विकास कर पाएंगे। और जबरदस्ती अगर कोई सोचे कि आपको अनुशासित में रख देगा तो कभी भी बच्चों कोई जबरदस्ती किसी को अनुशासन में नहीं रख पाएगा। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो भी टॉपिक लिखना है कोई लाइन को छोड़कर नहीं लिखना है, ऐसे आप लिखेंगे आपके पेज भी भर जाएंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे रहेंगे।
एक दो कोट्स लिख देना, जैसे लिख देना कि अनुशासन जो होता है कि जिस प्रकार से पिता जो होता है एक घर का आधार होता है, उसी प्रकार से अनुशासन जो है जीवन का एक आधार है। उसी प्रकार से क्या बच्चों, जीवन का एक आधार है। एक लक्ष्य निर्धारित करना है अनुशासन, ठीक है। अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया है लिखना? आपको हेडिंग आया, रूपरेखा समझा। रूपरेखा का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको हेडिंग को लिख लेना है। इससे हमें बच्चों क्या होगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए हम सेकंड पेज पर पहुंच गए, हमको कोई हेडिंग मिस हो गई, मान लीजिए आपके तो पेपर में हेडिंग दी रहेगी एंड अदर स्टेट बोर्ड में हेडिंग नहीं दी रहती। उन बच्चों के लिए है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो पेज आपका वहां भरेगा, अच्छा दिखेगा, और आपको कुछ हेडिंग्स भूल जाता है, आप थोड़ा पीछे पेपर करके आप देख सकते हैं, ठीक है, और आपका मार्क्स भी अच्छा आ सकता है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, और आपको एक दो कोट्स लिखने हैं सब में। जैसे भी बेरोजगारी का आता है, आप लिखिए बेरोजगारी और गरीबी जो है क्या, दोनों सगी बहने, क्योंकि जो व्यक्ति बेरोजगार होगा वह क्या होगा बच्चों, गरीब होगा। उसी प्रकार से इसमें भी आप कोट्स लिख देंगे। अनुशासन, जिस प्रकार से पिता एक आधार होता है, उसी प्रकार से अनुशासन एक जीवन का आधार है। सभी ये भी लिख सकते हैं, सब लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए व्यक्ति को अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये भी आप ये भी लिख सकते हैं, अनुशासन जैसे हमारी तीनों सेना जो है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों जो सेना है हमारी हद में अनुशासन में रहती है। जिसके यहाँ भी लोग आर्मी फौज में जॉब करते हैं, वो लोग बहुत ही अनुशासित रहते हैं। अनुशासन में रह करके व्यक्ति आसमान पर पहुंच सकता है। अनुशासन में रह करके व्यक्ति समाज का विकास कर सकता है, अपना मान सम्मान समाज में पा सकता है। अगर आप बच्चों अनुशासन में नहीं रहेंगे, आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको हेडिंग के द्वारा लिखना है, आपको हेडिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको एक हेडिंग में मैंने जैसे बोला प्रस्तावना एंड लास्ट की हेडिंग उपसार। पहली प्रस्तावना, उपसार का मतलब होता है निचोड़, निष्कर्ष, एंड प्रस्तावना का मतलब होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंड। एंड रूपरेखा का इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ये लिखने से बहुत सारा ऐसा लिखने से जो हमारा टॉपिक होता है बहुत सुंदर लगता है। और इस बार जब भी आपका S7 पेपर होगा, आप लिखेंगे तो मैं आपके जिसकी सप्लीमेंट्री बहुत सुंदर रहेगी, उसकी सप्लीमेंट्री मैं सोशल मीडिया पे डाल करके उसको बताऊंगी कि देखो बच्चों ने कितना अच्छा निबंध लिखा है। जिसकी सप्लीमेंट्री की राइटिंग एंड जो हेडिंग के द्वारा लिखा होगा, उसका मैं दिखाऊंगी कि भाई बच्चों ने हमारे कितना अच्छा लिखा है। तो सबसे पहले बच्चों आप अंडरस्टैंड कीजिए, कोई भी निबंध हो, मान लीजिए अनुशासन का था, इसकी पहली हेडिंग प्रस्तावना डाल दिया, बेरोजगारी आ गई उसमें भी प्रस्तावना, गरीबी आ गई उसमें भी प्रस्तावना, प्रदूषण आ गया उसमें भी प्रस्तावना, समझ लो, मेरा प्रिय लेखक आ गया उसमें भी प्रस्तावना, कोरोना नामक बीमारी आ गई उसमें भी प्रस्तावना। सारे में प्रस्तावना उपसंहार ये दोनों उसके क्या होते हैं, बहुत ही इसके जरूरी पैटर्न होते हैं। इसके सबसे मेन पॉइंट प्रस्तावना एंड उपसंहार होता है। इन्हीं दो पॉइंट को देख करके जानते हैं लोग कि बच्चे को आ रहा है कि बच्चे को नहीं आ, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत प्रॉब्लम क्या? हाँ, पॉइंट ऊपर नीचे लिख सकते बच्चों, पॉइंट के लिए नो डाउट। आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना, आपको तो पहले या लास्ट की हेडिंग अंडरस्टैंड करना है। आपकी सारी हेडिंग पेपर में दिया रहेगा, आपका जैसे जो दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा नंबर 1 या नंबर नहीं डाला रहेगा, तो जो वहां पेपर में हेडिंग दिया है तो आप रूपरेखा ज्वाइन करिए, एक नया हेडिंग रूपरेखा, फिर वहां लिखिए प्रस्तावना, फिर जो हेडिंग आपको पेपर में दी है वही हेडिंग आप नंबर से लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा पेज थोड़ा सा सुंदर लगेगा। आपको तो कोई अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या और CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, उन सब बच्चों को क्या होता है बच्चों, हेडिंग नहीं डालता। आप गुजरात बोर्ड में तो हमारे सब हेडिंग SL में डाल देता है, जैसे आपको यहाँ पर गुजरात बोर्ड में जो हिंदी मीडियम के बच्चे वहां पर हेडिंग नहीं रहता, तो उन बच्चों को है आगे पीछे लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा। ओके, ठीक। जय आया, मान लीजिए बेरोजगारी देश की विकट समस्या है, तो रूपरेखा डाला। आपका देखिए एक लाइन हो गया बेरोजगारी देश की विकट समस्या। बहुत सारे बच्चे विषय लिख के टॉपिक लिखना चालू कर देते हैं, हेडिंग नहीं डालते, तो उसमें क्या होगा बच्चों,
अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, तो आपको रूपरेखा पर दूसरी लाइन पर गई। तीसरी फिर प्रस्तावना, बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि एवं शिक्षा का अभाव। आपको देखिए लाइन भरती जा रही है, पेज आपका भरता जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और कम से कम 3 पेज लिखना होता है। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी के आप प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। देखिए बेरोजगारी के प्रकार का मतलब होता है बच्चों, जैसे मौसमी बेरोजगारी। भाई किसान को जिस समय बारिश की आवश्यकता होती है उस समय बारिश नहीं होती, जब फसल काटने का समय होता है बारिश होने लगती है। बोलते ना, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाले बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो कहने का मतलब बच्चों, निबंध में आप एक कोर्स भी लिख सकते हैं, एक कोर्स भी लिख सकते हैं कि भाई मौसमी बेरोजगारी, जिसमें बारिश होना चाहिए, जैसे धान की फसल है, धान लगाते समय बारिश होनी चाहिए, धान की फसल में बहुत बारिश की आवश्यकता होती है, उसमें बारिश नहीं हुई। किसान की फसल पककर तैयार हो गई, काटने का समय आया, बारिश होने लगी। तो जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो बच्चों बेरोजगारी के प्रकार, शिक्षित बेरोजगारी। सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारी, बहुत सारे लोग बहुत शिक्षा लेकर के काफी अच्छी डिग्री, एमए, बीए, बीएससी, एमए, बीटेक लेकर के वो रोजगार नहीं उनके पास है, बेरोजगार है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा अच्छी नहीं ली। उन्होंने टॉपिक को रटकर पढ़ा, उन्होंने टॉपिक को समझा नहीं। जो रटकर पढ़ेगा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, एंड जो टॉपिक को समझकर पढ़ेगा उसको जो है मतलब कि वो दुनिया पे राज करेगा ना चाहिए। तो बेरोजगारी के प्रकार में मौसमी बेरोजगारी, ऋतु बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, ये सब आप लिख सकते। फिर आप डाल दीजिए बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय बच्चों, ये जो हेडिंग 2 कारण है, इसी में थोड़ा सा सुधार, जनसंख्या में नियंत्रण और शिक्षा में सुधार। आप यहां डाल दीजिए जनसंख्या में नियंत्रण। क्या डालेंगे बच्चों? जनसंख्या में नियंत्रण। बेरोजगारी गरीबी दोनों सगी बने हैं, क्योंकि जो लोग बेरोजगार होंगे वो क्या होंगे बच्चों? गरीब होंगे। बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या में वृद्धि। हमारे भारत देश की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे देश में जो है बेरोजगारी बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्याप्त हो जाएगी और एक बहुत बड़ा ये अभिशाप बन जाएगा, ये बहुत एक भयानक रूप ले लेगा। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी। जनसंख्या तभी नियंत्रण होगी जब जन जन लोग शिक्षित होंगे, जब पति पत्नी दोनों शिक्षित होंगे तब जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगी। तब उस समय जो है जो बेटा बेटी का जो फर्क है ये खत्म हो जाएगा। जब तक बेटा बेटी का फर्क रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, तब तो न तो जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा, न तो आपको बेरोजगारी कम हो पाएगी। जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो आपको बेरोजगारी बच्चों कम हो जाएगी। इसके लिए हमको क्या, इसका मेन कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। क्या कारण है बच्चों? शिक्षा। आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण जनसंख्या वृद्धि वाला लिख दिया, आपको देखिए पेज भरते जा रहा है। शिक्षा का अभाव, भाई मैं मोदी सरकार से अपील करती हूँ या अपील करता हूँ हमारे देश की शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जाए। जैसी शिक्षा होनी चाहिए वैसी शिक्षा हमारे भारत देश की बच्चों नहीं है। जिस बच्चे को जिस विषय में रुचि हो वो विषय लाया जाए। हमारे भारत देश की शिक्षा में इतना सुधार किया जाए, जिस लड़के और लड़कियों को जिस विषय में रुचि है वो विषय लाया जाए, तो ही हमारे भारत देश में जो है लोग रोजगार हो पाएंगे। क्योंकि हमारे भारत की शिक्षा क्या है कि मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है, जबकि मैथ्स बच्चों को बहुत सारे लोगों को नहीं आता। अदर कंट्री में क्या है, जिस बच्चे को जिस विषय में रुचि है वो विषय आपको डाला जाता है। तो हम मोदी सरकार से अपील करते हैं हमारे देश की शिक्षा की जो स्थिति है इसमें सुधार किया जाए। जब हमारे देश की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी, सब लोग बच्चों पढ़े लिखे हो जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक
हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बच्चों समाप्त होगी। लोगों को जिस विषय में, जिसको कभी किसी को चित्रकारी में इंटरेस्ट है चित्रकारी वाला डाल दीजिए, किसी को फैशन डिजाइनर में उसको डाल दीजिए, किसी को दीवार डेकोरेशन में इंटरेस्ट है उसको डाल दीजिए, किसी को साइकिल बनाने में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट डाल दीजिए, जिसको जो विषय में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट डाल दीजिए। तो सब लोग जन जब रोजगार होगा तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमको जो है सभी लोगों को पढ़े लिखे होना चाहिए। जब पति पत्नी पढ़े लिखे होंगे तो बेटे बेटी का अंतर खत्म हो जाएगा। हमारे भारत देश में लोग अशिक्षित, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा और बेटी में अंतर करते हैं। इसके लिए हमारा क्या होता है, किसी को 2 लड़कियां रहती हैं वो बेटे के लिए तीसरा करने लगता है, फिर चौथा। इससे हमारा क्या हो जाता है, बच्चों जनसंख्या में वृद्धि है। जब जन शिक्षित हो जाएंगे हमारे देश में तब ये बेटा बेटी का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ये सब जब आप बातें लिखेंगे 2-2.5 पेज ऑटोमेटिक, क्योंकि जो ये हेडिंग लिखा है ना, इस हेडिंग को डाल करके आपको उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पेज पर आप लिखे रहोगे आपका पेज भी भर जाएगा। एंड लास्ट की हेडिंग आपको क्या डालना है, उपसंहार। क्या डालना है, उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है बच्चों निष्कर्ष, निचोड़। समझ में आई बातें कि आप डाल लेंगे जब सब लोग, हमारे देश से अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, हमारे देश में सब लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे देश की शिक्षा की स्थिति में सुधार हो जाएगा, तब हमारे देश में जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। अब फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेज भी भर जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। इस बार S7 के एग्जाम में निबंध कोई भी रहेगा, मान लीजिए यहाँ बेरोजगारी डाला, प्रदूषण का भी यही कारण है, जनसंख्या की वृद्धि, शिक्षा का अभाव। गरीबी का भी यही कारण है, जनसंख्या में वृद्धि एवं शिक्षा का अभाव। तीनों निबंध का यही टॉपिक है। सिर्फ वहां बेरोजगारी के प्लेस पे गरीबी लिखा रहेगा। महंगाई का यही कारण है, मांग की वृद्धि होती, जहां जिस चीज का डिमांड ज्यादा होता है उसमें महंगाई क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि। राइट। आ गया मान लीजिए आपके टॉपिक में अनुशासन। तो अनुशासन के लिए भी बच्चों पहली हेडिंग क्या आती है, प्रस्तावना, एंड लास्ट की हेडिंग क्या आती है, उपसंहार। अदर हेडिंग आपके पेपर में डाली रहेगी। अंडरस्टैंड। एंड ये रूपरेखा एक इंक्लूड करना, इसको लिखने से क्या लगता है, स्टैंडर्ड लगता है निबंध। इस बार वाले एग्जाम में जो बच्चे का सबसे अच्छा लिखा रहेगा निबंध, बहुत ऐसा जैसा मैं बताई हूँ टॉपिक के द्वारा, उसकी सप्लीमेंट्री को द्वारा सोशल मीडिया पर डाला जाएगा एंड बताया जाएगा, देखिए हमारे स्कूल के बच्चों ने कितना अच्छा निबंध लिखा है। ओके, आप लोग को समझ में आया? किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम? जय हिंद, जय भारत।